सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 16 अक्टूबर। और आज हम सभी 16 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी माओवादी जो प्रभावित क्षेत्र है, इनके लिए भी जो ग्राम उदय योजना है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि 2024 में किस तारीख को मनाया गया है। तो वैसे तो साथी जो ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, इस साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो ये मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और दूसरी बार ये अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार कब पड़ रहा है? तो 12 अक्टूबर को। इसलिए 2024 में ये इस बार 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अभी बेंडिगो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो महिला एकल का खिताब है, ये किसने जीता था? तो बात की तान्या हेमंत ने। वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र की भी अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई थी, जो कि साथियों इस बार कितने अर्थशास्त्रियों को दिया है? तो इस बार ये 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, जिसमें से एक का नाम है डेरॉन एस मोगलू। दूसरे अर्थशास्त्री का क्या नाम है? तो साइमन जॉनसन। और तीसरे अर्थशास्त्री ये जेम्स रॉबिन्सन। अभी जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसके जो निदेशक का पदभार है, ये किसने संभाला है? तो दीपांकर बनर्जी ने। झारखंड सरकार ने साथ जो मुख्यमंत्री माइया सम्मान योजना थी, इसके द्वारा तो जो दी जाने वाली राशि थी 1,000 रुपए, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये करते सकते 2500 रुपए। और ये जो 2500 रुपए हैं, ये महिलाओं को दिसंबर महीने से दिए जाएंगे। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसने सितंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी थी, जिसमें साथ जो प्लेयर ऑफ द मंथ में पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, ये श्रीलंका के कामिंदु मेडिस को चुना गया था। जबकि महिलाओं में किसे चुना गया था? टेमी व्यूमेंट को। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का जो उद्घाटन है, ये भी किसने किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर। अभी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है, ये कौन बनी है? तो बात की शेफाली वर्मा। और अभी यूनाइटेड नेशन जो फंड प्रोग्राम है, इसने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए किसे सम्मानित किया है? तो अपने प्यारे भारत को। अब आज का साथी पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस देश का जो नीमा रिंजी शेरपा है, ये भी 8,000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो ये बने साथियों नेपाल देश के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों भी 18 वर्षीय जो नेपाली पर्वतारोही हैं, नाम है जिनका नीमा रिंजी शेरपा। इन्होंने भी 8,000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया के सभी जो 14 चोटियां हैं, इन पर चढ़ाई कर ली है। और ऐसा करने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए। इन्होंने 8,027 मीटर ऊंची जो सीसा पंगमा है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और नीमा रिंजी ने क्या है कि 16 वर्ष की आयु में ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया था। और इन्होंने 740 दिनों में क्या है कि सभी 8,000 पहाड़ों पर चढ़ाई कर लिए। अब एक बार साथ आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर पढ़ा है। और ये मात्र साथ ही 4 क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि साथ ही मैंने आपको तेगवीर सिंह का नाम पढ़ाया था, भारत के। ये भी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे बने थे। कामिनीता शेरपा का नाम मैंने अभी आपको रिसेंटली रिवाइज कराया है। ये नेपाल के पर्वतारोही हैं, और इन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति भी बने थे। पूर्णिमा श्रेष्ठ की बात करें तो ये नेपाल की है, और ये एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। जबकि जो ज्योति रात्रे हैं,
ये 55 वर्ष के हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। अब आज के साथ एक दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के साथ एक जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति और जो मिसाइल मैन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनकी जो जयंती है ये कब मनाई जाती है? तो इनके साथ ही जो जयंती है ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाई जाती है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, भारत के जो मिसाइल मैन है और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, यदि आप लोगों से पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था तो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के अंदर। और इन्हीं के समय साथ ही जो राजस्थान है यहाँ पर पोखरण-2 परमाणु परीक्षण भी किया गया था 1998 के अंदर। इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया है सन 2002 से लेकर 2007 तक। जबकि इनका निधन कब हुआ था तो 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग के अंदर। अब मैं साथियों मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित आपको पुरस्कार पढ़ा देता हूँ जो कि उनको दिए गए हैं। इनको साथियों याद रखिएगा कि भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, इससे कब सम्मानित किया गया था तो 1981 के अंदर। भारत का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम पद्म विभूषण, ये इनको कब दिया गया था तो 1990 के अंदर। और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ये इनको 1997 में दिया गया था। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब से रिलेटेड साथियों मैं आपको कुछ पुस्तकें पढ़ाता हूँ और ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं ये कई बार साथियों एग्जाम में पूछी गई है। तो हो सके तो इसका क्या है कि एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और वरना साथियों मैं पीडीएफ तो क्या है कि आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर दे ही देता हूँ, तो आप लोग पीडीएफ से भी इन पुस्तकों को याद कर सकते हैं। तो जैसे कि साथियों ये विंग्स ऑफ फायर है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई पुस्तकें हैं। दूसरी कौन सी है तो इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। तीसरी पुस्तक है माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड अनफिशिंग द पावर इन इंडिया। चौथी कौन सी है तो इंडोमेबल स्पिरिट। पांचवी है गाइडिंग सोल्स। और छठवीं कौन सी है तो एनविजनिंग ए एम्पावर्ड नेशन इंस्पिरिंग थॉट। ये 6 के 6 जो पुस्तक है ये आप लोग याद रखिएगा। अब एक बार साथियों मैं आपको अक्टूबर महीने के जल्दी से डेज को रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि साथियों मैंने आपको 1 अक्टूबर से इस बार 3 दिवस पढ़ाया है। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है ये कब मनाया जाता है तो 1 अक्टूबर को। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर से इस बार मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और दूसरा स्वच्छ भारत दिवस। इसके बाद हमने सीधा 4 अक्टूबर को पढ़ा था विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर से इस बार हम लोगों ने 2 दिवस पढ़े हैं, एक तो वर्ल्ड टीचर डे और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है ये कब मनाया जाता है तो हर साल 5 अक्टूबर को। इसी से रिलेट कर साथियों आप लोग याद रखेंगे, ये तो हो गई वर्ल्ड टीचर डे के बारे में। यदि आप लोगों से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो याद रखेंगे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमने सीधा 7 सितंबर को पढ़ाया था विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे। फिर मैंने आपको 9 अक्टूबर को पढ़ाया था वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस। इसके बाद मैंने आपको 10 अक्टूबर को पढ़ाया था कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है तो 10 अक्टूबर को। और ये भी याद रखिएगा कि जो नेशनल पोस्ट डे है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पढ़ाया था। और इसी से रिलेटेड करके याद रखिएगा कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और अभी मैंने आपको 12 अक्टूबर से पढ़ा है कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये इस बार कब मनाया गया तो 12 अक्टूबर को। और वैसे तो साथ ही जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के दूसरे शनिवार को और दूसरा ये मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार जो मई का दूसरा शनिवार है ये कब पड़ा है तो 11 मई को, तो इसलिए इस बार 11 मई को मनाया गया है। अब आज का साथी तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का जो तीसरा राज्य है ये भी कौन सा बन गया है। इस राज्य का नाम है साथियों तेलंगाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों तेलंगाना सरकार ने क्या है कि अभी व्यापक घर घर जो जाति सर्वेक्षण प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कर दी है। और तेलंगाना क्या है कि अब ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है।
अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में सभी समुदायों के बीच संसाधनों का समान और लक्षित वितरण सुनिश्चित करना है। और ये जो साथियों जाति सर्वेक्षण है, इसको कितने दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं? तो याद रखेंगे 60 दिनों के भीतर। अच्छा, ये तो हो गए साथियों तीसरे राज्य की बात। बाकी के दो राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला था साथियों आंध्र प्रदेश, जिसने जाति सर्वेक्षण शुरू किया था, और दूसरा अभी मैंने आपको बताया था तो बिहार बना था। अब बात करते हैं हम लोग तेलंगाना के बारे में। तो याद रखेंगे तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री कौन है आगे? तो रेवंत रेड्डी साहब। राज्यपाल नए बने थे जिष्णुदेव वर्मा। जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पर? तो 33। लोकसभा की सीटें पूछे तो यह 17। राज्यसभा की सीट है 7। और विधानसभा की सीट कितनी है? तो 119। जबकि साथ ही यहाँ पर विधान परिषद भी है, और विधान परिषद की सीटें यहाँ पर कितनी है? तो 40। अब मैं आपको साथ ही तेलंगाना से संबंधित 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवाइज करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको अभी हाल ही में पढ़ा है। जैसे कि साथ ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी 17 सितंबर को जो तेलंगाना सरकार है, इसने प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि जो मोहम्मद सिराज है, इन्होंने भी तेलंगाना के डीजीपी का पदभार संभाला है। अब आज के चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज के साथ जो चौथा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, इसको जो नए महानिदेशक हैं, ये भी कौन बन गए हैं? तो यदि साथियों आप लोगों को याद हो, तो कुछ समय मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 25वें महानिदेशक थे राकेश पाल, इनका साथियों हार्ट अटैक के कारण क्या है कि मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक हैं, ये कौन बन गए हैं? तो परमेश शिवमणि। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों परमेश शिवमणि है, इन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब बात करते साथियों हम लोग पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, उसके बाद साथियों मैं आपको अर्धसैनिक बल से जितने भी अभी नए महानिदेशक बने, वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। तो यदि आप लोगों से पूछे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1977 को। और इसीलिए हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। अब एक बार साथियों आप लोग अर्धसैनिक बल से नए महानिदेशक को देखे, जो कि भी आपको हाल फिलहाल में बने हैं। और इनमें से साथियों एक नए का नाम आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि साथियों मैंने आपको अनीश दयाल सिंह का नाम पढ़ाया था, इनको भी जो सीआरपीएफ है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए ये डायरेक्टर जनरल बने थे। राजविंदर सिंह भट्टी का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, इनको भी जो सीआईएसएफ है, इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मैंने आपको नए महानिदेशक बताए थे, जो कि कौन बने थे? तो दलजीत सिंह चौधरी, जो कि इस पद पर कब तक रहने वाले हैं? तो 30 नवंबर 2025 तक। संजीव रैना का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, इनको भी आईटीबीपी का क्या है कि महानिदेशक बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी मैंने आपको महानिदेशक बताए थे, जो कि कौन बने थे? तो श्रीनिवासन। और अमृत मोहन प्रसाद, ये भी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने। अब आज का सिर्फ साथियों 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो 5वां क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, विश्व कप 2024, इसके फाइनल में जो सोनम मस्कर है, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीत लिया साथी रजत पदक। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी बात की जो सोनम मस्कर है, इन्होंने भी नई दिल्ली में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप फाइनल 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में क्या है कि रजत पदक हासिल किया है। और भारतीय जो निशानेबाज है सोनम मस्कर, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में 252.9 का स्कोर किया है, और इसी के साथ ये दूसरे स्थान पर रही है। अच्छा, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसमें चाइना की जो यूटिंग हुआंग है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब साथ ही मैं आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में आज सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज कराने वाला हूं, तो सभी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई दिनों से हमने पेरिस ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चनों को रिवाइज नहीं किया है। तो सभी को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथ ही यदि आप लोगों से पूछे
कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है ये कब से लेकर कब तक किया गया था। तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। इस पर भारत से इसमें 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इसका शुभंकर क्या था, तो फ्रीजियन, इसी को फ्रीज भी बोलते हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय जो उद्घाटन समारोह में ध्वज भागते ये कौन थे, तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इसी में जो अजंता शरत कमल है ये टेबल टेनिस खिलाड़ी, ये उद्घाटन समारोह में ध्वज भागते। जबकि समापन समारोह में ध्वजभाग कौन थे भारत की तरफ से, तो शूटिंग प्लेयर मनु भाकर और हॉकी खिलाड़ी पीआर सीरीजेस। अब हम लोग पदक विजेताओं के नाम को देख लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। तो इस बार साथियों मात्र 6 खिलाड़ियों ने गए कि पेरिस ओलंपिक के अंदर पदक जीते हैं, जिसमें से साथियों एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है इस बार। एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि साथियों मनु भाकर ने कहा कि कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के अंदर, और दूसरा जो पदक है ये मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता था कांस्य पदक, ये भी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के अंदर जीता था। तीसरे जो व्यक्ति हैं ये स्वप्निल कोसाले हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था 50 मीटर निशानेबाजी स्पर्धा में। भारतीय जो हॉकी टीम है जिसके गोलकीपर कौन थे, तो पीआर सीरीजेसी, और भारतीय हॉकी टीम ने भी इसमें कांस्य पदक जीता था। एकमात्र जो सिल्वर मेडल है ये नीरज चोपड़ा साहब लेकर आए थे, और ये कितने मीटर भाला फेंक कर लाए थे, तो 89.45 मीटर। जबकि छठवां मेडल किसने जीता था, तो अमन शेरावत ने, और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था 57 किलोग्राम भार वर्ग में। अब आज के साथ ही छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथी आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला जो तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है ये कौन सा बना है। तो ये दोस्त साथी कोई और नहीं बल्कि अपना प्यारा भारत ही बना है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी भारत क्या है कि यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और भारतीय कंपनियों ने कहा है कि यूनिसेफ को 6 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुएं एवं सेवाएं दी हैं। और भारत के दौरान यूनिसेफ को क्या क्या दिया है, तो जैसे कि दवाएं, टीके और पोषण की आपूर्ति की गई है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका काम क्या है साथियों, तो इसका जो काम है ये बच्चों और महिला के अधिकारों की रक्षा करना है। और इसी को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर। और बाद में साथी जो यूनिसेफ के भी नेशनल एम्बेसडर है ये कौन है, तो करीना कपूर खान। अब आज के 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों जो 7वां क्वेश्चन है ये एग्रीमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर क्या है कि हस्ताक्षर किए हैं। ये किया भी साथी कोलंबिया देश के साथ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी भारत ने साथी 15 अक्टूबर को क्या है कि कोलंबिया के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर नई दिल्ली के अंदर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो सूचना एवं प्रसारण जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन, इन्होंने ही। और ये साथी जो कोलंबिया है ये 17वां देश बना है जिसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं हम लोग कोलंबिया के बारे में। तो कोलंबिया की राजधानी क्या है, तो बोगोटा। कोलंबिया में मुद्रा क्या चलती है, तो कोलंबियाई पेसो। जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो गुस्तावो पेट्रो। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन भी आपका समझौते से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी भारत ने किस देश के साथ 31 जो MQ-9V गार्जियन ड्रोन है इनके लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साथियों अमेरिका के साथ में किए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी 15 अक्टूबर को ही क्या है कि भारत ने अमेरिका के साथ 31 जो MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन है इनके खरीदने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और कितने करोड़ रुपए की लागत से, तो याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए की। और मंत्रालय ने साथियों इसी के साथ क्या है कि देश में इन ड्रोनों की मरम्मत हो सके
और देख रेख इसके लिए जनरल ऑटोमिक्स ग्लोबल प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के साथ भी क्या है कि एक अलग से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साथ ही जो 31 ड्रोन है, इन 31 ड्रोनों में से क्या है कि 15 तो भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे और बाकी के जो 16 बचे, इन 16 में से 8 तो दिए जाएंगे भारतीय वायुसेना को और जबकि 8 दिए जाएंगे भारतीय थल सेना को, जिससे तीनों सेनाओं की क्या है कि ताकत में इजाफा होगा। अब एक बार हम लोग इन ड्रोन की खासियत के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि साथ ये जो ड्रोन है ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या है कि उड़ान भर सकते हैं और ये मिसाइल को ले जाने में भी क्या है कि सक्षम है। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी भारत जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब है इसमें शामिल हो गया है। आपको ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका साथ ही जो मुख्यालय है ये फ्रांस के पेरिस के अंदर है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा दक्षता हब है इसमें आप शामिल हो गए। अच्छा, ऊर्जा दक्षता हब का मतलब क्या है? तो किसी काम को करने के लिए कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना, इसी को कहते छात्र ऊर्जा दक्षता हब। ऊर्जा दक्षता में क्या है, ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन कम होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा दक्षता हब है इसमें शामिल होने से भारत को क्या है कि ऊर्जा दक्षता को तैनात करने में, विशेषज्ञों और संसाधनों के नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बात करते हैं हम लोग साथियों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है यह 2021 में की गई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर ही। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो अभी यूरोपीय आयोग है 2024 के अंदर। और सदस्य देशों की संख्या पूछे तो वर्तमान में 16 सदस्य देश है। ये आज के साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है जीएम, इसके जो सीईओ है ये कौन बने हैं? ये बन चुके साथ एल सत्र श्रीनिवास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जो एल सत्र श्रीनिवास है इनको सरकारी जो ई मार्केट प्लेस पोर्टल है जीएम, इसका सीईओ बना दिया है। और इन्होंने साथ स्थान किसका लिया है? तो पीके सिंह का। जबकि जो पीके सिंह है इनको भी अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव भी नियुक्त किया था। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीएम की बात करें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए सरकारी विभाग, संगठन और जरूरतों और सामान सेवाएं क्या है कि आप लोग खरीद सकते हैं। जबकि इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 9 अगस्त 2016 को। ये साथ ही आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा कि भी पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी है ये कौन बनी है। और ये भी बताइएगा साथियों कि जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी है ये कहाँ की है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।